हेलो एवरीवन। जो फर्स्ट चैप्टर था, मतलब जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया था, इसलिए मैंने ये इसका सेकंड पार्ट बना दिया है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है और सेकंड पार्ट अब मैं अपलोड करूंगी। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हम सबसे पहले जो हम उधर कंटिन्यू कर रहे थे, जो टॉपिक वो था टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है? कोरिलेशन होता है, और कोरिलेशन मेरे हिसाब से सबको पता है। और नहीं पता हो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसका जो मैं बता देती हूँ। क्या होता है कि जब पार्टी, जैसे कोई बड़ी पार्टी है, उसे पावर में आना है, तो वो क्या करेगी? वो दूसरी छोटी छोटी पार्टी का सपोर्ट लेगी। ठीक है, और उसके बाद वो एक पार्टी बनाएगी, एक गवर्नमेंट बनाएगी, उसे हम कोएलिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब रिसेंटली आप एग्जांपल देख सकते हो, नरेंद्र मोदी की सरकार अभी बनी थी। तो उसमें क्या था, उसमें न्यूज में क्या चल रहा था कि अगर नीतीश कुमार, ठीक है, जो सीएम है बिहार के, वो और नायडू साहब जो कि एपी के सीएम है, अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी बीजेपी की। थी ना, यही चीजें चल रही थी। तो ये क्या है? ये वही फैक्शन ग्रुप्स है जो कि फाइनली बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस बार हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? हम कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि वन पार्टी डोमिनेंस वाला एरा चल रहा था हमारा। तो उसके अंदर वो जो वन पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस के हिसाब से पढ़ रहे थे हम। तो हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस की जो कोalition पार्टीज थी ना, वो सपोर्टिव थी नेचर में। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले है कि कांग्रेस ने अपने फैक्शंस को टॉल मतलब अपने फैक्शंस को कैसे मैनेज किया। उन्होंने टॉलरेंस करके उन्हें मैनेज किया। कैसे किया? देखो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैंने क्या लिखा है, कोएलिशन स्ट्रेंथ। उनको कोएलिशन की स्ट्रेंथ कैसे मिली? तो उन्होंने खुद की इच्छाओं को दबाया, और उन्होंने दूसरी पार्टीज को अपना इंक्लूसिव नेचर होने की वजह से, मतलब लोगों को ज्यादा अपने अंदर मर्ज करने के नेचर रखते हुए, उन्होंने दूसरी पार्टीज को अपनी पार्टी में मर्ज होने के लिए उत्साया। ठीक है, उनको प्रोत्साहित किया, उनको इंकरेज किया कि आप आओ और हमारी पार्टी के अंदर मिक्स हो जाओ। इवन बताते हैं कि नेहरू जी जो है, वो दूसरी पार्टी को कहते थे कि आप भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करो। ठीक है, और क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होना चाहिए ना, तो वो कहते थे कि सिर्फ कांग्रेस ही क्यों बनी रहे, आप भी अपनी पार्टी बना के आओ। ठीक है, और लड़ो आप भी इलेक्शन, और अगर आपको हमारी पार्टी के अंदर मिलना है तो आप हमेशा वेलकम हो। तो वो इस तरीके से इन्होंने दूसरी पार्टीज को भी अपने सपोर्ट में रखा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो ये फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि कांग्रेस ने दूसरी पार्टीज को, दूसरे लोगों को अपने ग्रुप के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर मर्ज किया। ठीक है, थ्रू बैलेंस, बाय फोकसिंग ऑन बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस मतलब उनका नेचर इतना इंक्लूसिव था कि वो सारी पार्टीज को अपने अंदर इंक्लूड कर रहे थे। ठीक है, इसके पीछे भी क्या कारण रहे वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ठीक है, सेकेंड आता है इंटरनल डायनेमिक्स। ठीक है, इंटरनल डायनेमिक्स के अंदर हम करेंगे कि मैनेज इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस बाय अलाउइंग फैक्शंस विद इन द पार्टी। अब जब आपने पार्टी को अपने अंदर, दूसरे फैक्शंस को अपनी पार्टी के अंदर इंक्लूड किया है, तो उसमें ना आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको अपने एम्बिशंस को दबाए रखना पड़ेगा, इंटरनल एम्बिशंस को थोड़ा दबाए रखना पड़ेगा, ताकि दूसरी पार्टी आप पे भरोसा कर पाए और वो आपकी पार्टी का मेंबर बने। ठीक है, ये जो फैक्शंस थे, ये जो ग्रुप्स थे, इनके खुद के भी कुछ एक्सेप्शन एम्बिशंस थे। ठीक है, इनकी जैसे कि जैसे होती है ना, जैसे कि अभी मोदी सरकार के अंदर अगर नायडू साहब बने हैं, नायडू साहब ने सपोर्ट दिया है या नीतीश जी ने सपोर्ट दिया है, तो उनका क्या मोटिव है? उनकी कोई ना कोई तो डिमांड होगी मोदी जी से कि आप हमारी ये डिमांड पूरी कर देना, तो उसके बेसिस पे हम आपको क्या दे देंगे, वोट दे देंगे, आपको हम समर्थन दे देंगे, है ना। तो वो हर पार्टी का उसके पीछे कोई ना कोई मतलब तो होता ही है। एग्जैक्टली वो था। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने खूब कोशिश की और इन पार्टीज के बीच में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। ठीक है, फिर आता है फैक्शंस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसके अंदर यही है, इस पूरे पॉइंट के अंदर यही है कि इंटरनल फैक्शनिज्म इन्होंने बनाकर स्ट्रेंथ बनाई अपनी पार्टी की। ठीक है, मतलब कि इंडिया की उस दौरान कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी आइडियोलॉजी वाले लोग रहते थे। ठीक है, सबके अपने अपने एम्बिशन थे। और कांग्रेस का जो ये मेन था, जो हमारे मेन कांग्रेस पार्टी जो थी, ये अपने फैक्शन पार्टीज की इच्छाएं भी पूरी कर रही थी। ठीक है, क्योंकि उनको अपने अंदर इन्हें रखना है ना, वो नहीं चाहते कि ये अलग हो जाए। उनको पता था कि अगर ये हमारी पार्टी में से निकल के अलग हो गई है ये फैक्शंस, तो ये कल को हमारे अगेंस्ट ही लड़ेगी। ठीक है, वो इन लोगों को नहीं चाहिए था। कांग्रेस एज अ सेंट्रलिस्ट पार्टी, इसका मतलब क्या है कि द पार्टीज वेरिड फैक्शंस मेड इट अपीयर एज अ ग्रांड सेंट्रलाइज्ड पार्टी। ये अब सेंट्रल लेवल पे सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी, जो दूसरे दूसरे फैक्शन से मिलके बनी हुई थी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो कि अदर पार्टीज अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस इनडायरेक्टली शेपिंग कांग्रेस पॉलिसीज एंड डिसीजंस। कौन सी अदर पार्टीज? जो पार्टीज कांग्रेस की मेंबर नहीं थी,
ठीक है, वो क्या कर रही थी, कांग्रेस के अंदर जो दूसरे फैक्शन पार्टीज थी, मतलब दूसरी छोटी पार्टीज जो कांग्रेस के अंदर थी, उनको ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही थी। जैसे कि सपोज कि कांग्रेस के अंदर एक एक्स पार्टी है और कांग्रेस के बाहर, ठीक है, बाहर इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में देखें तो कोई एक वाई पार्टी है। अब ये वाई पार्टी के जो व्यूज है वो एक्स पार्टी जो है उससे मिलते हैं, ठीक है। वो क्या करेगी, वाई पार्टी एक्स पार्टी को इन्फ्लुएंस करेगी कि भाई अपन दोनों की व्यूज एक जैसे, अपन दोनों की आइडियोलॉजी एक जैसी है, तो इस बार हमें ये वाली जो पॉलिसी है इसे लेकर आना है। अब वो क्या कर रहा है, वो जो इंटरनल में जो फैक्शन है, जो एक्स है, उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि तुझे ये पार्टी की बात जो है, ये जो पॉलिसी है, इसे मनवाना होगा। अब वो जो इंटरनल पार्टी है वो दबाव डालेगी अपनी मेन पार्टी के ऊपर, और मेन पार्टी को क्योंकि उससे नहीं, इस फैक्शन पार्टी को खोना नहीं है, अपने हाथ से नहीं जाने देना है, इसलिए वो उसकी इच्छा पूरी करेगी। इसलिए लिखा है कि अदर पार्टीज अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस दिस फैक्शंस इनडायरेक्टली शेपिंग कांग्रेस पॉलिसी एंड डिसीजन, ठीक है, इनडायरेक्टली वो कांग्रेस से अपनी पॉलिसीज और डिसीजंस मनवा लेते थे, ठीक है। These internal external parties were not alternative to Congress but acted to pressure and critique it. Actually में वो इनके critique थे, ऐसा नहीं है कि वो इन्हीं के ग्रुप के मेंबर्स है। जो एक्सटर्नल पार्टी है, ठीक है, जो अपनी इच्छाएं पूरी करवा रही है इंटरनल पार्टीज के थ्रू, फ्रैक्शंस के थ्रू, वो ऐसा नहीं है कि वो फ्रेंड है कांग्रेस की, नहीं, वो ऑपोजिशनल पार्टीज है, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें अपना मतलब कैसे पूरा कराना है। कांग्रेस सिस्टम क्या था, द सिस्टम ऑफ फैक्शन एक्टेड एज अ बैलेंस मैकेनिज्म विद इन कांग्रेस, ठीक है, और पॉलिटिकल कंपटीशन वाज प्राइमली विद इन द कांग्रेस इटसेल्फ, ठीक है। पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बहुत सारा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो थी वो बहुत सारी पार्टीज का मिक्सचर थी, इसलिए कंपटीशन कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत ज्यादा था। तभी तो हमने देखा कि आने वाले टाइम में कांग्रेस जो थी उसके अंदर से कम्युनिस्ट निकल जाते हैं, सीपीआई निकल, सोशलिस्ट निकल जाते हैं। हमने देखा था ना, हमने प्रीवियस, जैसे आप पार्ट 1 देखोगे तो उसमें मैंने बताया कि सोशलिस्ट पार्टी कैसे निकल जाती है, तो वो ये इन तरीकों की वजह से निकल जाती है, ठीक है। यही चीजें हैं। दिस पीरियड इज डिस्क्राइब एज अ कांग्रेस सिस्टम, ठीक है ना, वेयर द कांग्रेस फंक्शन बोथ एज अ रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी, जिसमें कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी थी और कांग्रेस ही ऑपोजिशन पार्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट, है अदर पार्टीज अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस दीज फैक्शंस इनडायरेक्टली शेपिंग कांग्रेस पॉलिसीज एंड डिसीजन। जो मैंने अभी आपको उस प्रीवियस स्लाइड में आपको मैंने बताया, वही चीज हम इसमें देखने वाले, पर थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सटर्नल पार्टी जो थी वो कांग्रेस से इनडायरेक्टली अपनी पॉलिसीज और डिसीजंस मनवा लेती थी। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनल फैक्शंस। क्या होता था कि कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल फैक्शंस होते थे, मतलब इंटरनल फैक्शंस तो समझ में आ गया ना, कांग्रेस के अंदर जो छोटी छोटी पार्टीज थी वो, ठीक है, इनके अंदर इंटरनल डाइवर्सिटी थी। अब ये सारी जो पार्टीज थी कांग्रेस के अंदर, इन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। और इनकी आइडियोलॉजी जो थी वो कभी कभी ऐसा होता था कि जो इंटरनल पार्टी की जो आइडियोलॉजीज होती थी, ज्यादातर ऐसा होता था कि इंटरनल पार्टी की आइडियोलॉजीज जो होती थी वो एक्सटर्नल पार्टी से मैच खाती थी। एक्सटर्नल मतलब जो कांग्रेस के अंदर नहीं है, जो कांग्रेस से हटकर पार्टीज है, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी से मैच करती थी, ठीक है, उनके कॉमन इंटरेस्ट होते थे, और इसीलिए वो क्या करती थी, वो दबाव डालती थी, ठीक है, या इन्फ्लुएंस करती थी इंटरनल पार्टी को, इंटरनल फैक्शन को, कि भाई तेरी और मेरी आइडियोलॉजी सेम है, तो हमें मिलके, हम दोनों को मिलके कांग्रेस के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, और ये पॉलिसी जो है ये लेकर आनी पड़ेगी, ये बात जो है सरकार से मनवानी पड़ेगी, ठीक है। उसे कहते हैं इंटरनल फैक्शंस का क्या इंटरनल फैक्शंस का किस तरीके से इंपॉर्टेंस था, एक तो इंटरनल डाइवर्सिटी थी और एक कॉमन इंटरेस्ट था, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। देखो, अलायंस विद द फैक्शंस, ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी क्या करती थी, कुड फॉर्म इनफॉर्मल अलायंस, ठीक है, एक इनडायरेक्ट अलायंस बनाती थी, किसके साथ, इंटरनल फैक्शंस के साथ, मतलब एक इनडायरेक्ट दोस्ती करती थी वो इंटरनल फैक्शंस के साथ, ठीक है। और फिर उसके थ्रू ये क्या करती थी, अपनी पॉलिसी जो होती थी उसको शेप करने की कोशिश करती थी, अपनी बात जो थी वो मनवाने की कोशिश करती थी। इफ एन इंटरनल फैक्शन विद इन द कांग्रेस अलाइन विद द एक्सटर्नल पार्टी व्यू, ठीक है, अगर इंटरनल फैक्शन जो है वो एक्सटर्नल पार्टी के व्यू के साथ सहमत हो जाती थी, तो दे वुड एडवोकेट फॉर दोज व्यूज विद इन द कांग्रेस, ठीक है, तो वो कांग्रेस की मदद से उन व्यूज को बनाने की कोशिश करती थी। डिसीजन मेकिंग, भाई प्रोमिस एंड निगोशिएशंस टू मेंटेन यूनिटी। अब क्योंकि कांग्रेस को यूनिटी मेंटेन करनी है, वो नहीं चाहता है कि उसके अंदर जो फैक्शंस है वो उससे स्प्लिट हो जाए, इसलिए वो क्या करेगा, वो बात मानेगा इन फैक्शंस की,
ठीक है? और इनडायरेक्टली क्या होता था? फैक्शंस की इच्छाएँ जो होती थी, जो फैक्शंस की वजह से, इंटरनल फैक्शंस की वजह से जो एक्सटर्नल पार्टीज़ थी, उनकी इच्छाएँ पूरी हो जाती थी। ठीक है? एग्ज़ाम्पल इमेजिन अ सिचुएशन वेयर एन एक्सटर्नल सोशलिस्ट पार्टी जो कि किसमें से निकली थी? कांग्रेस में से निकली थी, है ना? हैज़ अ पर्टिकुलर व्यू ऑन लैंड रिफॉर्म। इफ अ फैक्शन विद इन द कांग्रेस शेयर दिस व्यू, ठीक है, और कोई कांग्रेस के अंदर ही कोई पार्टी है, ठीक है, जो कि सेम लैंड रिफॉर्म लाने का व्यू जो है उस पर सहमत है, वो भी चाहती है कि एक लैंड रिफॉर्म आए, तो उसमें क्या होगा? द सोशलिस्ट पार्टी कैन सपोर्ट दिस फैक्शन। तो सोशलिस्ट पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस के उस फैक्शन को सपोर्ट करेगी ताकि उसकी इच्छा जो है वो मान ली जाए। फिर आता है इमरजेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टी जो है ये कैसे आती है डोमिनेंस में? सबसे पहले आता है कॉन्टेक्स्ट एंड सिग्निफिकेंस, मतलब क्या इंपॉर्टेंस था? एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टी डिस्पाइट कांग्रेस डोमिनेंस, इंडिया हैड नंबरस ऑपोजिशन पार्टी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन में वैसे तो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था और सबको पता था कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी हमारे इंडिया के अंदर पार्टीज थी। इवन अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो उसमें ये लिखा है कि जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है ना, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, उन कंट्रीज में भी इतनी पार्टीज नहीं होगी जितनी हमारे इंडिया के अंदर पार्टीज थी। ठीक है? जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कैसा सिस्टम था? एक सीट के ऊपर चार चार जने खड़े हो रहे थे। ठीक है? तो मतलब कितने एक्टिव थे हम लोग, है ना? उसके बाद आता है सेकंड, रोल ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी का क्या रोल है? क्रिटिकल प्रेजेंस। ठीक है? देखो सबसे पहली बात तो है कि ये टोकन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, ऑल दो दे हैड ए टोकन रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। टोकन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब कि छोटी क्वांटिटी में ही होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ऑपोजिशन पार्टी वो पार्टी होती है जो हार जाती है, और जब कोई पार्टी हार जाती है ना, तो उसके मेंबर्स को लोकसभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। ठीक है? मतलब कि अगर सपोज कोई पार्टी हार गई है, ठीक है, अगर मैं उस विधानसभा से सीट जीती नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? मेरा कोई मैं तो रहेगा ही नहीं, मैं कुछ बोलूंगी तो उसे कोई सुनेगा ही नहीं। तो टोकन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि ऑपोजिशन पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वन टेंथ अगर हम सीट हासिल कर लेते हैं ना लोकसभा के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो हम जो कहते हैं, तो हमारी जो पार्टी होती है ऑपोजिशन पार्टी, उसके अंदर से कुछ लोगों को चुना जाता है जो कि लोकसभा के अंदर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, और वो क्या करते हैं? वो काउंटर अटैक करते हैं किसके ऊपर? रूलिंग पार्टी के ऊपर। ठीक है? ताकि क्या हो? डेमोक्रेसी मेंटेन रहे। ठीक है? क्योंकि अगर लोकसभा पूरा के पूरा रूलिंग पार्टी से भरा हुआ होगा सपोज, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस नहीं हो पाएगा। हमेशा क्या होता है कि जैसे 543 सीट्स है, तो 543 सीट्स में से 200 अगर बीजेपी की है, तो बाकी की सीट्स जो होती है वो कांग्रेस और दूसरी दूसरी पार्टीज की होती है। ऐसा होता है ना? 270 अगर बीजेपी की है, तो दूसरी दूसरी सीटें जो होती है वो दूसरी पार्टीज की होती है। ऐसा होता है। तो टोकन रिप्रेजेंटेटिव में क्या है कि जैसे ऑपोजिशन पार्टी का जो भी लीडर होता है, जैसे कि अभी राहुल गांधी जी जो है, तो क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने अच्छी खासी बहुमत हासिल की है इस बार वाले इलेक्शन के अंदर 110 से ज्यादा, इसलिए कांग्रेस जो है वो डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी को क्या बनाया जाए? उनको ऑपोजिशन लीडर बनाया जाए। जब वो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर एज अ बन जाएंगे और लोकसभा के अंदर बैठेंगे, तो वो जो भी बात बोलेंगे उनकी बहुत ज्यादा अहमियत होगी, ठीक है? उससे सुना भी जाएगा, ठीक है? तो ये क्यों ज़रूरी होता है? ऑपोज़िशन पार्टी चेक एंड बैलेंस मेंटेन करती है रूलिंग पार्टी के ऊपर, उसके सिवा हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, प्रिवेंटिंग एंटी डेमोक्रेसी सेंटिमेंट, ठीक है? ऑपोज़िशन पार्टी जो होती है ना, वो क्या करती है? जो पब्लिक रिजेंटमेंट है ना, उसे रोक के रखती है, ठीक है? उससे क्या होता है कि जो जनता है वो एग्रेसिव नहीं हो जाती डेमोक्रेसी की तरफ। इसी की वजह से इंडिया के अंदर इतने सालों से डेमोक्रेसी मेंटेन है, ठीक है? क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो वही बात कहती है जो जनता बोलना चाह रही है, ठीक है? अगर जनता गुस्सा है तो उनके गुस्से वाले उनके रिजेंटमेंट को कौन लाएगा सामने? रूलिंग पार्टी थोड़ी लाएगी, वो तो ऑपोजिशन पार्टी लाएगी ना। तो उससे क्या कर रही है? ऑपोजिशन पार्टी मेंटेन कर रही है डेमोक्रेसी इनडायरेक्टली, ठीक है? फिर ग्रूमिंग द फ्यूचर लीडर, फ्यूचर लीडर्स जो है उन्हें बनाने में, उन्हें शेप करने में भी ऑपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कोलैबोरेशन अटेम्प्ट। देखो इनिशियली देयर वाज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन कांग्रेस लीडर्स एंड ऑपोजिशन लीडर्स, ठीक है? पहले क्या होता था
कि कांग्रेस लीडर्स और ऑपोजिशन लीडर्स जो होते थे उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता था। जैसे कि आपने देखा है कि हम इंटरिम गवर्नमेंट से हम फिर डेमोक्रेसी की तरफ चले ना, हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया, उससे पहले हमारा एक इंटरिम गवर्नमेंट बना हुआ था। तो वहां पे क्या था, वहां पे दो अलग पार्टी के मेंबर्स भी एक साथ जुड़ के काम कर रहे थे, जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो गए और श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अभी करंटली बीजेपी है उसके क्या थे, संस्थापक थे, उसके फाउंडर थे, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर जो है वो कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। तो दो अलग पार्टी के लोग भी एक साथ काम कर रहे थे, ठीक है। तो अर्लियर रिलेशनशिप, इनके पहले क्या रिलेशनशिप थे, तो पहले ये जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स थे वो एक साथ काम करते थे, ठीक है। नेहरू जी, ये लिखा है कोलैबोरेशन अटेम्प्ट। नेहरू जी ने तो इवन बहुत सारी पार्टीज को बोला कि आप आओ और गवर्नमेंट को ज्वाइन करो, आप भी पार्टिसिपेट करो, है ना। ये था ऑपोजिशन पार्टी, इस तरीके से आई ये फॉर्म में, ठीक है। फिर आता है कि ट्रांजिशन इन द पॉलिटिकल डायनामिक, कैसे ट्रांजिशन आया, धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे पॉलिटिक्स बढ़ी, जैसे जैसे पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ा, वैसे वैसे इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में क्या बढ़ा, रिजेंटमेंट बढ़ा, ठीक है। इनके बीच में जो विद्रोह की भावना थी वो ज्यादा बढ़ी, ठीक है। ऑपोजिशन ज्यादा आया, ठीक है। पहले सब एक साथ मिलके काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक दूसरे के प्रति क्या आया, रिजेंटमेंट आया, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिक अर्लियर फेज, ठीक है। द इंक्लूसिव नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस का जो रोल था फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स था, वो हर ग्रुप को अपने अंदर लेते थे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पार्टीज जो थी वो कांग्रेस की मेंबर बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच में इनकी इच्छाएं बढ़ी, ठीक है, इनके डिमांड्स बढ़े, और जब कांग्रेस इनकी डिमांड्स नहीं पूरी कर पाई तो ये कांग्रेस में से निकलते गए और बाहर खुद की इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए, ठीक है, ऑपोजिशन पार्टी के रूप में सामने आए, ठीक है। वही चीज दिखा रखी है कि इमरजेंस ऑफ अदर पार्टीज किस तरीके से हुआ। कंक्लूजन क्या निकला, फेज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली वन फेज इन इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, सब्सिक्वेंटली phases saw the rise of other political party and changing dynamics which will be covered later, ठीक है। हमने सिर्फ अभी तक इस चैप्टर के अंदर यही देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस डोमिनेंस में आया था। आने वाले चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से दूसरी पार्टीज बनती है, ठीक है, चेंजेस आता है सोसाइटी के अंदर और सिस्टम के अंदर। ये देखो, मैंने टोकन रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन दे रखी है, आप इधर से पढ़ सकते हो। द टर्म टोकन रिप्रेजेंटेटिव refers to individuals and member of political party who have been elected to legislative body but in a very small number, insufficient to have a significant influence or a पावर, ठीक है। इनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस तो होता नहीं है, पर तो भी चेक एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे हमने कल कुछ दूसरी पार्टीज के बारे में किया था, वैसे आज हम दो पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे, सीपीआई और जनता, ठीक है, कि मतलब इनका किस तरीके से ओरिजिन हुआ और क्या, और उसके बाद ये सम प्रोमिनेंट लीडर्स, ये तो आप स्लाइड खुद ही पढ़ लेना, ठीक है, और फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो सीपीआई क्या था, सीपीआई की क्या आइडियोलॉजी थी, किस तरीके से ये फॉर्म हुआ वगैरह, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि कांग्रेस जो था उसके अंदर से कम्युनिस्ट पार्टी निकलती है, हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर पार्ट 1 के अंदर, वैसे कि वैसे सीपीआई, ठीक है, सीपीआई भी कांग्रेस का ही पार्ट था। अभी मैं बताती हूँ सीपीआई जो था वो कैसे बनती है। सबसे पहले 1920 में ये बनती है इंडिया के अंदर, जो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1920 के अंदर बनती है, कम्युनिस्ट मूवमेंट के बाद में। एक्चुअली ये लोग इंस्पायर्ड होते हैं बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया के अंदर होता है, उससे ये लोग इंस्पायर्ड होके इस पार्टी को बनाते हैं इंडिया के अंदर। और ये जो पार्टी है ये कांग्रेस के अंदर ही होती है ना, मैंने बताया ना कांग्रेस के अंदर बहुत सारे फैक्शंस थे, तो उनमें से एक फैक्शन ये सीपीआई भी थी। 1935 के अंदर कम्युनिस्ट वर्क विद इन द आईएनसी बट पार्टेड अवे, लेकिन ये सेपरेट हो जाती है किससे, आईएनसी से 1941 के अंदर। 1935 तक 1935 को ये कांग्रेस के अंदर आती है और 1941 के अंदर ये कांग्रेस से अलग हो जाती है, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस चैलेंज, क्या चैलेंजेस फेस किए इसने। पोस्ट इंडिपेंडेंस सीपीआई क्वेश्चन द नेचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उन्होंने कहा, उन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन किया कि इस तरीके से इंडिपेंडेंस होती है,
लीडिंग टू अ इंटरनल डिवीजन। उन्होंने कहा नहीं, सीपीआई का मतलब था भाई कम्युनिस्ट लोग हैं। इन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हमें डेमोक्रेसी के साथ साथ जनता के प्रति सबसे ज्यादा उदारता चाहिए। हमें चाहिए कि क्या आए सोसाइटी के अंदर, कैपिटलिज्म एकदम चला जाए और कम्युनलिज्म आए। एक ऐसी सोसाइटी आए जहाँ पे किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं हो, जहाँ पे कोई ज्यादा अमीर नहीं हो, कोई ज्यादा गरीब नहीं हो, और कैपिटलिज्म जो है वो एकदम हट जाए। आई बात समझ में? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो सोशलिज्म होते थे, ठीक है, उधर क्या है कि वो थोड़े से लिबरल होते थे। वो कहते थे कि अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो टैक्स देगी सरकार को और उससे सरकार सबका भला करेगी। लेकिन कम्युनिस्ट जो थी वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थी। तो इन्होंने उसी चीज पे क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा क्या इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया है क्या? इस तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा? ठीक है। इसकी वजह से तेलंगाना अपराइजिंग होता है। सीपीआई जो है वो फेल टू अटेम्प्ट अ वायलेंट अपराइजिंग इन तेलंगाना लीड टू री इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजीज। उनकी स्ट्रेटेजीज को वापस री इवेल्युएट किया जाता है क्योंकि तेलंगाना के अंदर अपराइजिंग हो जाता है। पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, अगर हम देखें कि इन्होंने इलेक्शन में कब पार्टिसिपेट किया, तो 1941 के अंदर हमने देखा कि ये कांग्रेस से अलग हो जाती है और उसके बाद 1951 के अंदर ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और वहां पे 16 सीट्स के साथ ये जीतती भी है। कौन कौन से रीजन में ये लोग जीतते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, बिहार और केरला में जीतते हैं। लीडरशिप एंड स्प्लिट, ठीक है, कौन लीडरशिप थे, कौन निकल गया इसमें से, क्या था, ठीक है, वो देखते हैं। तो लीडर्स थे इसके ए के गोपालन, एस ए डांग और ईएमएस नामबोदरीपत, ठीक है, पीसी जोशी और अजय घोष, ठीक है, और ये इनके मेंबर्स थे। 1964 के अंदर स्प्लिट हो जाती है सीपीआई। ये जो सीपीआई थी ये सीपीआई और सीपीआई एम हो जाती है। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो सीपीआई एक अलग पार्टी है और सीपीआई एम एक अलग पार्टी है। सीपीआई एम जो है वो मार्क्सिज्म वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करनी है। जो मैंने कहा है ना आपको कि ये क्या मानते थे, ये लोग मानते थे कि भाई सोसाइटी के अंदर से कैपिटलिज्म बिल्कुल हट जाना चाहिए। ये जो बिल्कुल हट जाना चाहिए कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे सीपीआई एम, ठीक है। तो इन लोगों का सीपीआई जो थी वो दो पार्टी में कब डिवाइड हो जाती है? 1964 के अंदर। पहले तो ये कांग्रेस में से निकलती है, फिर जो सीपीआई खुद बनती है उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसकी लीगेसी कौन थी? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, बोथ सीपीआई एंड सीपीआईएम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। अभी तक ये लोग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और लीडर्स कौन है? तो ए के गोपालन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द पार्टी डेवलपमेंट एंड पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, ठीक है, पार्टी को डेवलप करने में और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा कर किसी ने रोल प्ले किया है तो वो ए के गोपालन है। की पॉइंट्स क्या है? आइडियोलॉजिकल रूट, सीपीआई इमर्ज फ्रॉम सोशलिस्ट आइडिया एंड बॉल्शेविक इंस्पिरेशन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनका ओरिजिन ही बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद ही हुआ था, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रेटेजी क्या थी? सीपीआई फेस चैलेंज इन डिफाइनिंग इट्स स्टैंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। सीपीआई ने जो अपना स्टैंड जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले अपना के बाद अपना स्टैंड जो है वो रखने में बहुत चैलेंजेस फेस की, ठीक है। ये अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और इसी की वजह से बहुत सारी जगह कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, शिफ्ट्स हुए, ठीक है। जैसा कि हमने देखा अभी तेलंगाना अपराइजिंग हुए क्योंकि लोग इनकी आइडियाज को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है, अपने में नहीं लागू कर पा रहे थे। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन क्या था? शिफ्ट फ्रॉम अ वायलेंट रेवोल्यूशन टू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। 1951 के अंदर ये शिफ्ट हो जाते हैं। पहले वायलेंट रेवोल्यूशन करते हैं और फिर ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं 1951 के अंदर। रीजनल कंसंट्रेशन भी हमने देख लिया, वेस्ट बंगाल केरला में सबसे ज्यादा थी ये पार्टी। मतलब इस पार्टी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा वहीं थी, वहीं के लोग यहाँ इनको ज्यादा सपोर्ट करते थे। फिर फाइनली ये जो पार्टी है 1964 में स्प्लिट हो जाती है और सीपीआई एम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्टी है उसका नाम है भारतीय जनसंघ। ये भारतीय जनसंघ जो है ये करंटली बीजेपी जो है उसकी उसका क्या कह सकते हैं, फाउंडर पार्टी है ये, ठीक है। ये स्टेब्लिश होती है 1951 के अंदर और इनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। इनका जो सबसे पुराना ट्रेस है कि भाई भारतीय जनसंघ बनी किसमें से, तो बताया जाता है कि स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के से बनी है ये, ठीक है। फिर ये किस पे स्ट्रेस करते हैं? ये ज्यादा स्ट्रेस करते थे वन नेशन वन, मतलब इनका जो मेन एम था वो ये था कि हम एक वन नेशन वन कंट्री एंड वन कल्चर लाना चाहते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे इंडिया के अंदर, इंडियन कल्चर इंडियन ट्रेडिशन को ये प्रमोट करना चाहते थे, इंडिया के अंदर प्रोग्रेस लाना चाहते थे ऑल ओवर, ठीक है।
की पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज क्या थी इनकी? तो एडवोकेट फॉर अ रीयूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान वापस रीयूनिफाई हो जाए और अखंड भारत बने। ठीक है, इन्होंने कैंपेन किया था कि हिंदी जो है वो उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना देनी चाहिए। ठीक है, और जो रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटी को जो कंसेशन दिया जाता था, ये उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, स्ट्रांगली सपोर्टेड इंडियाज न्यूक्लियर आर्मामेंट। ठीक है, पोस्ट चाइनाज एटॉमिक टेस्ट इन 1964, जब चाइना ने एटॉमिक टेस्ट किया था 1964 के बाद, 64 में, तो उसके बाद इंडिया ने, मतलब इस पार्टी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इंडियंस को भी कि हमें भी ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया के अंदर भी करना चाहिए। ठीक है, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या था? इनिशियली मार्जिनल इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सिक्योरिंग ओनली अ फ्यू सीट्स इन लोकसभा। ठीक है, ये इतनी लोकसभा के अंदर सीट्स नहीं जीत पाई थी। क्यों? क्योंकि ये ना, इनका है ना, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही ज्यादा दबदबा था। जैसे कि जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था वो ही इन्हें सपोर्ट कर रहा था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। ठीक है, लीडर्स कौन कौन से थे? एक तो हमने इनके प्रेसिडेंट देख लिए, मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय और बालराज मधुक। ठीक है, उसके बाद लीगेसी एंड सक्सेसर। ठीक है, लेटर ट्रांसफर इनटू भारतीय जनता पार्टी, ये बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई। एंड कंटिन्यू इट्स नेशनलिटी एंड कल्चरल एजेंडा, अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सम इम्पोर्टेंट लीडर्स, इनके बारे में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये पहले इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, फ्री इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फिर आ जाते हैं राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, तो इनके बारे में भी देखेंगे कि फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी इन इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, उसके बाद अगर ये सारे लीडर्स हैं, इनको अब देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनको सबको आपने पढ़ रखा है। श्याम प्रसाद मुखर्जी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनके बारे में, है ना? तो ये आप और अच्छे से इस स्लाइड को पढ़ लेना पॉज करके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर जो है ये खत्म होता है। ये थोड़ा सा लेंदी था, चैप्टर ही बहुत बड़ा है, तो मैंने बहुत कोशिश की है फास्ट बोलने की, लेकिन तो भी मैं नहीं कर पाई पूरा कंप्लीट, मतलब कम टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा कम टाइम में वीडियोस बनाऊं। ठीक है, ताकि आपको भी इंटरेस्ट आए पढ़ने के अंदर। थैंक यू।